पॉलिटिकल रिएक्शन से पहले बजट से एक अर्थशास्त्री क्या समझता है। जैसे हम वेद की बातें करते हैं, बात अगर गीता रामायण महाभारत की होती है तो कम से कम एक गुरु की जरूरत पड़ती है, उसके दर्शन को समझने की जरूरत पड़ती है। और उसी दर्शन को समझाने के लिए गोकुल पटवा साहब, रविंद्र ब्रह्मे साहब हमारे साथ। सबसे पहले रायपुर चलता हूं। रविंद्र ब्रह्मे साहब, लगातार आपसे पहले भी बातचीत होती रही है, आज भी आप एक मंच पर मेरे साथ हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर इसमें देश को क्या मिला, किसान को क्या मिला, आम आदमी को क्या मिला, व्यापारी को क्या मिला और साथ ही साथ बेरोजगार को क्या मिला। देखिए, ये इस बजट पे मैं तात्कालिक मेरी प्रक्रिया ये है कि बजट में जहाँ पर विकास को जो है करने की बात कही गई है, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने पे जोर दिया गया है, पर जो जो रिलीफ जो चाह रहा था कुछ मध्यम वर्ग, वहाँ पे वो थोड़ा सा इसमें इस बजट की बहुत बड़ी कमी है जी। दूसरी बात ये भी है कि तकनीकी रूप से मैं कहूँ कि कोई बजट यदि आप प्रस्तुत कर रहे हैं और एक बजट को यदि आप ऐसा कहें कि ये कोई बजट 25 सालों के लिए ये बजट है, उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। सो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, पिछले 1-2 साल में कितने तेजी से बदले हैं, पर एक बजट को आप ये तो इसका बाद में मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या ये बजट कोई पिछले 25 सालों के लिए कोई चलिए सर माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करता हूं। क्या है उसको क्या माना जाए, क्या इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा और क्या मध्य प्रदेश का जब बजट प्रस्तुत होगा तो उसमें भी ये सब चीजें होंगी? पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने बहुत गंभीरता से और सारी बातों का अध्ययन करने के बाद ये बजट प्रस्तुत हुआ है। राज्य सरकारों के लिए कहा है बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा, 2 साल तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती, विकास की बात होती, क्या उससे एक नई रफ्तार मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मुझे लगता है कि उन्होंने सारे देश में सारे राज्यों की चिंता की है, चूंकि उनको पता है कि पिछले 2 सालों से कोरोना के संकट के कारण सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब रही है और उसी के कारण ये केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री होने के नाते कौन सी वो मुख्य बातें हैं जो आपको नजर आ रही है इस बजट में? नहीं, मुझे तो लगता है कि सभी बातें उन्होंने, चाहे वो अधोसंरचना की बात हो, चाहे उद्योगों से संबंधित बात हो, फिर चाहे रोजगार से संबंधित बात हो, अनेक विषय उसमें आए हैं और डिटेल से अभी जो बातें सामने आएगी फिर हम और विषय पर बात करेंगे। कृषि और बाकी विकास के मुद्दों पर क्या ये बजट मध्य प्रदेश को एक नई रफ्तार देगा? बिल्कुल देगा। मध्य प्रदेश को नई गति मिलेगी और मध्य प्रदेश का आने वाला बजट भी जनहित का बजट होगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट भी जनहित का बजट होगा जैसा जगदीश देवड़ा कह रहे हैं, लेकिन ये बजट काफी अच्छा है और निश्चित रूप से इस बजट की उन्होंने तारीफ की। सीधे यहां से खत्म करते हैं। रविंद्र ब्रह्मे साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर माफी चाहूंगा, एक बाइट आ रही थी और रिएक्शन आ रहा था, साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी वहां मौजूद थे, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री से बात कर रहे थे। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ जी, मैं यही कह रहा था। देखिए, बाजार का रिएक्शन बहुत अच्छा आएगा इस बजट पे, आ भी रहा है जी। और बिल्कुल ये ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट होगा कि और पूरा फोकस सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ पे दे रही है। पर यहाँ पे जिस तरीके के कुछ रिलीफ की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन सरकार का बहुत बड़ा, आप अभी वित्त मंत्री ने बताया कि जो है जनवरी में जो है रिकॉर्ड, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें रिकॉर्ड जो टैक्स कलेक्शन आया है वही जो है इनकम टैक्स पे है। तो ये जो इतना जो टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो बहुत लोगों की ये कुछ छूट दी गई है, जरूर टैक्स में अलग अलग उनको छूट दी गई है लोगों को, पर जो आम जो लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो इनकम टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ चाह रहा था, वो जिसका रुचि था, एक सवाल मेरा, कॉर्पोरेट टैक्स से कुछ लाभ होगा क्या? कॉर्पोरेट टैक्स में जो लाभ मिला है, क्योंकि 14 से बढ़ाकर उसको 17 किया गया है, माफी चाहता हूं अगर मैं उसको देख लेता हूं एक बार, उसमें कुछ संभावना बनती है? 7% सरचार्ज भी है? नहीं, वो जो टैक्स, जो इनकम टैक्स में जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और जो सोसाइटीज के लिए जो टैक्स लगा था वो 18% था, उसको करके 15% पे उसको लाया गया है जी। तो वो उसका लाभ सहकारी समितियों को जरूर 18% था, उसको 15% किया गया है। पर ये एक मुद्दा उतना बड़ा नहीं है इकोनॉमी के लिहाज से। मैं कहूँ तो इकोनॉमी के लिहाज से तो बड़ा मुद्दा यही है कि क्या
जो है आप जो हमने जो एक पीएम जो गति जो एक इन्होंने कहा है कि जो 7 पॉइंट उन्होंने बताया, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। ये मैं जरूर कहूँगा कि ये तो होना चाहिए। आप इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। पर किसी बजट को कहना हम योजनाएं भी 5 साल के लिए बनती थी, कहीं पे 7 साल की योजनाएं बनती थी, तो एक बजट 25 सालों के लिए होगा, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये ज्यादा अतिशयोक्ति बतौर है। अर्थशास्त्री आपको क्या लगता है, ये कैसे बजट को समझे? एक कमेंट आपसे यहाँ ले रहा हूं सर। और दूसरा ये है कि ये पूरा इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाला बजट है। हाँ, बतौर अर्थशास्त्री आप इस बजट को क्या कहेंगे? जरूर इससे ये निवेश बढ़ाने पे जोर है, बचत को बढ़ाने पे जोर है। निश्चित रूप से ये बजट जो है इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, इकोनॉमी में रफ्तार पैदा करेगा। परंतु वो जो क्षेत्र थे जहां पे कि जो छूट गए थे, जो सर्विस सेक्टर था जिसमें ग्रोथ नहीं हो पाई, मैं ये समझू ये होम्योपैथी दवा है, उम्मीद कर रहे थे वो यहाँ नहीं, ये होम्योपैथी बजट है 25 सालों के लिए, पर इंस्टेंट ये जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया हुआ बजट है। कैसे फाइनेंस हम, और पूरा जो है ये निजीकरण जो हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, पीपीपी माध्यम से हम ग्रोथ करेंगे। कुछ और हाईलाइट है इसकी जो आपने अभी बताई थी, पर पूरा इस चीज पर है कि हम ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे बढ़ा सकें इकोनॉमी में, और इसकी रफ्तार कैसे बढ़ा सकें, ज्यादा से ज्यादा कैसे पूंजीगत व्यय हम बढ़ा सकें। एक ईमानदार कमेंट सर आपसे, 10 में से कितना नंबर देंगे? बना सके, इन पे ज्यादा जोर है। फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर दिया गया है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस हम चाह रहे थे वो थोड़ा सा यहाँ पे कम है इस बजट में। तो जरूर इकोनॉमी के हिसाब से इसको हम जो है 6 and 6.5% जो है 6.5% हम इसको नंबर दे सकते हैं। थोड़ा सा लोगों के लिए निराशाजनक है। चलिए 66% आप दे रहे तो मैं 60% मान के चलता हूं, यानी फर्स्ट डिवीजन। चलिए अर्थशास्त्री एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका, गोकुल पटवा साहब। मैं आपका भी रिएक्शन चाहता हूं। 65 है, 65 जी सर। गोकुल पटवा साहब, एक नजर में समीक्षा। देखिए, व्यक्ति कोई भी हो, उसकी अपेक्षाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जन आकांक्षाएं इतनी होती हैं कि आप कितना भी दे दीजिए कभी पूर्ति नहीं हो सकती। और बजट का अर्थशास्त्र की परिभाषा में सीधा मीनिंग है कि आपकी आय अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये को आप बेहतर कैसे खर्च कर सकें, उसका आउटपुट 100 से ज़्यादा आप कैसे ले सकें, और यही बजट का एक सिस्टम रहता है। और 100 रुपये से ज़्यादा इनकम भी हम कैसे कर सकें, उसी 100 रुपये को कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे निवेश करें कि हम 100 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। मैं वही तो सर मीमांसा आपसे समझना चाह रहा हूँ। और जो मोटी बुद्धि के हैं वो कैसे समझे इसको, क्या हुआ आज? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कुल मिला के हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा पहली बार 1776 में एडम स्मिथ, अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए वर्ल्ड वाइड, तो हम वहां से स्टार्ट होते हैं। जब हम पीजी कर रहे थे, हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमें यह बताया जाता है कि अर्थशास्त्र शब्द का उत्पत्ति ही तब हुई थी, पर ऐसा नहीं है। राम जी ने भरत जी को समझाया है। कविता दोहाबली में, रामचरितमानस में और विनय पत्रिका में बजट को बहुत अच्छे से समझाया है। और उन्होंने केवल एक चौपाई और एक दोहे में इसको बहुत बारीकी से, मैं माफी चाह रहा हूं आपको रोक रहा हूं। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से चौपाई की भी बात चली आई, अर्थशास्त्र की भी बात चली आई, और जिस तरह से हमने लगातार इस बजट को देखा, अर्थशास्त्रियों ने भी इसको समझाने की कोशिश की है। बतौर एक पत्रकार, बतौर एक आम आदमी, बतौर एक समीक्षक, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा विजय। और जैसा ब्रह्मे साहब ने इकोनॉमिस्ट उन्होंने कहा, और अभी जिनको हम सुन रहे थे जिन्होंने तुलसीदास जी का जिक्र किया, पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। कोविड के चैलेंजेस पहले ही स्लो डाउन 2018 के बाद जिस तरह इकॉनमी स्लो डाउन में गई थी, और उसके बीच में एक चुनौती, लेकिन उम्मीद की कुछ बातें झलकती ज़रूर हैं। पहले तो ब्रह्मे जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि 25 साल का बजट जो है ये एक पॉलिटिकल स्लोगन खूबसूरत है कि 25 साल का ये बजट है, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको इतनी लंबी अवधि के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, लेकिन
सरकार ने इस स्लोगन के जरिए अपना आत्मविश्वास भी दर्शाया है कि वो एक लंबी पारी खेलने की तैयारी कर रही है। ये मैसेजिंग भी इसके बिटवीन द लाइंस कहीं नज़र आती है और ये भी नज़र आता है कि हम एक बदलते भारत की तस्वीर को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट निश्चित तौर पर बाजार का बजट अधिक कहा जाएगा, जैसा ब्रह्मे साहब ने भी कहा, इसीलिए बाजार की अंगड़ाई जो है, जो आपको इंडेक्स मिल रहे हैं वो थोड़े उतार चढ़ाव के बाद अब मुझे लगता है कि एक स्टेबल मोड पे जाते हुए ये बता रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने क्रिप्टो करेंसी पर 30% के करीब आपने उसको टैक्सेशन के दायरे में लिया है और आरबीआई डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रही है। तो एक सुरक्षित करेंसी का विकल्प भी देने की कोशिश सरकार ने की है। किसानों का बेहिचक बजट है। जिस तरह से 2.37 करोड़ रुपीस एमएसपी के जरिए उनके खातों में भेजने का क्लेम वित्त मंत्री की तरफ से आया और ड्रोन के आधार पर सर्वे करके कैसे फसल चक्र को किया जा सकता है और एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीदी के जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी किसानों पर केंद्रित नज़र आते हैं। कुल मिलाकर लघु उद्योगों के लिए भी जो बात की गई है वो भी एक उम्मीद थी उसकी, लेकिन उस पर मुझे लगता है कि और फोकस किया जाना था। क्योंकि आज सुबह जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें कहा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था के की तरह है, जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है के फॉर काइट, और उसका मतलब ये होता है कि आपके कुछ क्षेत्र कोविड के बाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र जिसमें लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं वो बहुत बुरी तरह पीछे चले गए हैं और उनकी मदद की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो के इकॉनमी का मॉडल है, उनका यही कहना था अर्थशास्त्रियों का कि भारत को इस चुनौती से जूझना होगा, इस आर्थिक असमानता को दूर करना होगा। उसकी तरफ कोशिश तो की गई है लेकिन कोई बहुत मजबूत पहल नहीं हुई। मध्यम वर्ग के लिए हमने सुबह ही ये बात कही थी कि कोई उम्मीद की किरण इसमें दिखती नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि राजकोषीय घाटे को बहुत अधिक बढ़ाने या कर्ज लेने की फितरत की तरफ इस पर और अर्थशास्त्री रोशनी डालेंगे। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल बैलेंस को बनाने की कोशिश वित्त मंत्री ने की है, जो एक अच्छी पहल है कि 5 राज्यों के चुनाव और विशेषकर उस राज्य का चुनाव जिसे केंद्र में सरकार बनाने का दरवाजा कहा जाता है, यूपी, उत्तर प्रदेश जी, उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि बजट में बहुत सारी लोक लुभावन चीजें नहीं हैं। अगर वो सोप होते तो शायद कर्ज की तरफ बढ़ती सरकार और कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट और इन तमाम चीज़ों को शायद हम देखते। इस पर अर्थशास्त्री ज़्यादा बेटर रोशनी डालेंगे। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश है, क्योंकि तनी हुई रस्सी पर किसी नट की तरह चलना था वित्त मंत्री को। उसमें वो पूरी तरह कामयाब हुई हैं ऐसा कहना तो कठिन है, लेकिन काफ़ी हद तक, जैसा आपने भी ब्रह्मे साहब से पूछा तो उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की बात की। मुझे लगता है कि ये प्रदर्शन निश्चित तौर पर संतोषजनक से आगे का हकदार ज़रूर है कि इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में इस तरह का बजट सामने आया। जी, मैं यहाँ बात कर रहा था गुकुल पटवा साहब आपसे, आपका एक छोटा सा कमेंट लूंगा, उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ूंगा। ये देखिए, कुल मिलाकर बजट के 2 पहलू होते हैं। एक, आपने पिछले साल जो बजट दिया था उसका क्या रिजल्ट रहा, और आज जो बजट आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो एक अनुमानित है, अगले साल के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप उस पर 100% सटीक बैठें। हो सकता है कि आप 125% हो जाएं या 75% तक भी रह जाएं। पर पिछले साल के जो आंकड़े आए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार हुआ है कि विकसित अर्थव्यवस्था में भारत पहले नंबर पर है। भारत के बाद स्पेन, चीन और जापान जैसी कंट्री आप 90 नंबर पर पहुंचा रहे हैं। ये अकेले भारत के आंकड़े नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी के आंकड़े हैं। ये पिछले बजट के कारण से हुए हैं। भारत की जीडीपी, भारत का टोटल प्रोडक्ट, टोटल कैपिटल और रुपए का मूल्य, ये सब पिछले 1 साल में ग्रोथ किया है। तो पहले तो हम वित्त मंत्री की पिछली जो कार्यवाही थी 1 साल से उन्होंने जो कुछ संभाला, क्या वो उचित था, उस पर चर्चा करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने जो प्रयास किए थे उसमें वो 100% सफल रही हैं जी। अब इस साल उन्होंने जो कुछ भी कहा, मैं ब्रह्मे साहब पर कमेंट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा 25 साल नहीं, वर्ल्ड की इकोनॉमी में 50 साल तक का बजट होता है। पंचवर्षीय योजना तो बहुत पहले से भारत में चल रही है। अब पंचवर्षीय योजना से बड़ी योजना हमें लाना है,
और उसके मैं केवल 2 उदाहरण मध्य प्रदेश को दूंगा। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण आज 50 साल बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, मतलब 50 साल की योजना भी हम सक्सेस नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में 6 रेल लाइन हैं जिनका बजट आज से लगभग 33 साल पहले एलोकेट हो गया था और आज भी वहां स्टेशन पे एक ट्रेन नहीं पहुंच पाई है। तो बजट का एलोकेशन हम इस तरह से नहीं कह सकते कि कौन सी योजना क्या कहां। आज अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करें तो क्या आपको लगता है कि इस पंचवर्षीय योजना में बुलेट ट्रेन आ जाएगी? क्या आपको लगता है कि अगर बजट में ये प्रोविजन किया जाए कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज लाया जाए? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। मुझे लगता है कि कहने के लिए अब कुछ है नहीं विपक्ष के पास। तो कहने के लिए कुछ है नहीं विपक्ष के पास, तो चलिए विपक्ष के पास चलते हैं। अभय नारायण जी कांग्रेस प्रवक्ता है, जरा उनके पास चलता हूं क्योंकि हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। अभय नारायण साहब, एक आम आदमी की इसकी व्यवस्था हुई है क्या? खाने पीने की व्यवस्था, तेल महंगा, गैस महंगी, साथ ही साथ अन्य सामान महंगे, खुदरा महंगाई कहाँ जा रही है? बात 25 साल की तो की जाती है, लेकिन जिन लोगों की लड़ाई आप केंद्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस भोजन पानी की व्यवस्था की आप बात करते हैं, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट था और जिस तरह उन दोनों बजटों ने निराश किया उसी तरह तीसरे बजट ने भी निराश किया है। इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव न करके सबकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया है। कोरोना काल के कारण, महंगाई के कारण, तमाम शिक्षा केंद्रों की फीस बढ़ोतरी के कारण आम उपभोक्ता जो था, जो शासकीय कर्मचारी, आम शासकीय कर्मचारी था, वो बहुत उम्मीद से इस तरफ देख रहा था कि इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव होगा, लेकिन कुठाराघात हुआ उनके अरमानों पे और कोई बदलाव नहीं किया गया। जस का तस उसे परोस दिया गया, जबकि इनकम टैक्स में बदलाव होना था। किसान देख रहा था कि कृषि बिल वापस हो गया है, वापस होने के बाद कोई नई घोषणा इस बजट में आएगी, आय दुगनी करने की बात फिर से ये लोग करेंगे या कोई स्कीम लाएंगे। किसान ठगा रह गया। बेरोजगार, जहां 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, 16 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कैसे देंगे, किस सेक्टर में देंगे, संगठित में देंगे या संगठित में देंगे, मैं समझता हूं, कोई बात नहीं की गई। मैं रोक रहा हूं अभय नारायण साहब, मुझे लगता है कि ये वही बातें हैं जो आप हमेशा से उठाते रहे हैं या हमेशा से जिसकी मांग करते रहे हैं। आप जैसे बजट में आप कह रहे हैं कुछ नया नहीं मिला, मैं ये समझ रहा हूं फिलहाल कि आपकी मांगों में भी शायद कुछ नया नहीं है। जरा एक बार मैं चलता हूं उमेश शर्मा साहब। उमेश शर्मा जी, आपकी भाषा मैं रोक रहा हूं सर, मैं आऊंगा आपके पास, समय है हमारे पास सर, आदरणीय, मैं आऊंगा आपके पास। उमेश शर्मा साहब, आपका रिएक्शन, आपकी पार्टी केंद्र में सरकार बनाकर बैठी है, कितनी उम्मीदें थी और आपकी उम्मीदें, कार्यकर्ता की उम्मीदें और जिनकी आप लड़ाई लड़ते हैं उनकी उम्मीदें पूरी हुई क्या? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग जिस राजनीतिक संगठन में काम करते हैं उस राजनीतिक संगठन में कार्यकर्ताओं की तो निजी अपेक्षाएं कुछ भी नहीं होती है। और चूंकि आज हमारी बजट केंद्रित चर्चा है तो मैं ईमानदारी पूर्वक ये बात स्वीकार करता हूं कि मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, पर चूंकि सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से मैं इस बजट को जो देख रहा हूं और परख रहा हूं और इसका विश्लेषण प्रथम दृष्टया कर रहा हूं, ये वास्तव में 25 साल का ब्लूप्रिंट है। ये नहीं कहा गया है कि ये बजट 25 साल का बजट है, ये कहा गया है कि 25 साल के लिए आधारशिला बनेगा। जैसे एक बीज को रोपित करा जाता है और 25 साल में वो फलदार वृक्ष बनता है। मुझे लग रहा है सर, एक तीखा सवाल आपसे यहाँ हो जाए कि 25 साल अगर मैं घर का मुखिया हूं, घर में कमा कर ले जा रहा हूं, कमाने की व्यवस्था मेरे पास है, तो मैं ये कहूंगा कि आप 25 साल बाद जो है वो फरारी में घूमेंगे, फिलहाल हम साइकिल से ही चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ। मैं घर का मुखिया हूँ, मेरे घर आज बेटी पैदा हुई है, तो मैं आज से इस बात की चिंता करता हूँ कि 5 साल बाद इसको स्कूल भेजना है, 18 साल बाद ये बड़ी हो जाएगी, कॉलेज जाएगी, 25-26 की आयु में इसका विवाह करना है, तो मैं समय रहते बीमा भी कराता हूँ, समय रहते उसके लिए अपने जो दैनंदिनी के खर्चे उनमें कटौती करके बचत भी करता हूँ, ताकि आने वाले समय में मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन 25 साल बाद मैं ठीक ढंग से कर पाऊँ। उसको इस दृष्टिकोण से भी लिया जाना चाहिए। चलिए, मैं अपने न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी की तरफ बढ़ता हूँ। शरद जी, आपके कुछ सवाल उमेश शर्मा साहब से। उमेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक आगे देखने वाला बजट बताया जा रहा है। जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि 25 साल देखने की कोशिश है, निश्चित तौर पर बहुत सारी चुनौतियां थीं जिसका जिक्र हमने भी किया। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही आकांक्षी है, खासतौर से मैं मध्यम वर्गीय युवा की बात करूंगा। मध्यम वर्गीय युवा के लिए इस बजट में कोई ऐसा प्रोविजन नज़र नहीं आया, चाहे उसके एजुकेशन लोन की हम बात करें
या फिर उसकी शिक्षा के लिए हम बात करें। सर आपको रोक रहा हूं जी शरद जी, आपको रोक रहा हूं मैं, और इस वक्त आपके साथ वित्त मंत्री जी मध्य प्रदेश जुड़े हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी वहां मौजूद हैं। सीधे आपके सवाल शरद जी। यही सवाल मैं ले चलता हूं देवड़ा साहब की तरफ, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री। मनोज, अगर आपके जरिए ये सवाल उन तक पहुंचे तो उनसे पूछिए कि मध्यम वर्गीय जो युवा है, शहरी युवा है, वो अपने रोजगार, हालांकि 60 लाख नौकरियों के सृजन की बात इस बजट में की गई है, लेकिन जिस तरह के डेवलपमेंट अभी हमने बिहार और प्रयागराज में देखे हैं, वो ये बताते हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है और इसको एड्रेस करने के लिए एक बहुत जिसको कहना चाहिए कि बहुमुखी रणनीति की आवश्यकता है। वहां ये बजट बहुत अधिक मुखर होकर बोलता हुआ नजर नहीं आता। जी बिल्कुल। शरद जी जानना चाह रहे हैं, जिस तरह का बजट आया खासकर रोजगार को लेकर, हम प्रयागराज की बात करें या अन्य स्टेट की बात करें, लेकिन यदि इसमें देख रहे हैं तो उस तरह के सजन करते हुए बजट दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा शरद जी को भी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि पिछले 2 वर्षों में लगातार कोरोना का संकट रहा, पूरा विश्व इससे प्रभावित रहा, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई, बावजूद उसके तीसरी लहर चलने के बावजूद भी, जो कि अभी तीसरी लहर चल रही है, उसके बावजूद भी ये प्रावधान करना कि 60 लाख नई नौकरियां करने का, सृजित करने का प्रावधान रखा है, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा काम है। और किसानों के लिए भी उन्होंने ध्यान रखा है, महिलाओं के लिए रखा है, मजदूरों के लिए रखा है, आम जनता पर किसी प्रकार का बोझ उन्होंने इस बजट में नहीं रखा है। और सभी प्रदेशों के लिए, चूंकि सबको उनको पता है इस बात का कि सभी राज्य कोरोना के कारण संकट से गुजरे हैं, तो उनको विकास करने में जो दिक्कतें आ रही है, इसके लिए उन्होंने सभी राज्यों को बिना ब्याज के ऋण देने का प्रावधान भी उन्होंने इस बजट में किया है। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सारे विषय को ध्यान रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। मनोज जी, छोटे और लघु उद्योगों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की मदद की बात की गई है। क्या वित्त मंत्री जी से पूछिए कि क्या उनको लगता है कि ये पर्याप्त है, क्योंकि ये वर्ग सबसे कोरोना काल में सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र रहा है, तो क्या ये 2 लाख करोड़ की मदद पर्याप्त वो समझते हैं? उनका क्या कहना है इस पर हम बाद में, हमारे साथ जो अर्थशास्त्री हैं उनकी राय भी मैं लेंगे। विजय जी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि इस पर एक रिएक्शन लीजिएगा वित्त मंत्री जी की रिएक्शन के बाद। बिल्कुल जी मनोज जी। अभी इसके पूर्व भी उन्होंने, बजट पूर्व भी वित्त मंत्री जी ने चर्चा की थी, सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों को उन्होंने आमंत्रित किए थे और उनके सुझाव आमंत्रित करने के बाद उन सुझावों को इसमें सम्मिलित भी किया है। और यहाँ भी मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने ये प्रयास किया है यहाँ पर कि आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं और हमने इसके लिए परिचर्चाएं भी की। उद्योगपतियों को भी हमने आमंत्रित किए थे, व्यापारियों को हमने आमंत्रित किए थे, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट और सारे बुद्धिजीवी वर्ग को भी आमंत्रित करके परिचर्चाएं की थी। निश्चित रूप से बहुत अच्छे सारगर्भित सुझाव हमको मिले हैं, तो हम उन सब बातों का ध्यान रखते हुए आने वाला मध्य प्रदेश का बजट भी हम प्रस्तुत करेंगे। वित्त मंत्री कितने नंबर देंगे केंद्र सरकार के इस बजट को? मैं तो 100 ही नंबर दूंगा कि 100 में से 100 नंबर इस बजट के लिए देना चाहूंगा। चलिए शरद जी, तो आप समझ सकते हैं कि वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 100 में से 100 नंबर देना चाहूंगा, लेकिन जो बजट में दिखाई दिया केंद्र सरकार के बजट में, वो मध्य प्रदेश सरकार का जब बजट आएगा तो उसमें कुछ सुझाव मांगे गए हैं और वो दिखाई भी देगा, नजर भी आएगा। जी चलिए, मुझे लगता है विजय मेरा सवाल उन तक नहीं पहुंच पाया। ये सवाल आप कुछ अर्थशास्त्रियों से जरूर ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बैडली अफेक्टेड जो लघु और मध्यम उद्योग रहे हैं, उनके लिए 2 लाख करोड़ की मदद का ये प्रोविजन क्या पर्याप्त है या ऊंट के मुंह में जीरा है? शायद कोशिश कर रहे हैं मनोज जी आपका सवाल पहुंचाने तक। जी चलिए, लगता है वो वहां से अट गए। यही सवाल शरद जी, ब्रह्मे साहब हमारे साथ जुड़े हुए, आप सीधे उनसे सवाल कर सकते हैं। ब्रह्मे साहब, आपने अगर सवाल सुना हो तो मैं, ये जो सबसे खराब प्रभाव पड़ा कोविड के दौरान, जो रिसेशन हमने देखा, वो लघु और मध्यम और सूक्ष्म उद्योग थे हमारे। इनके लिए जो 2 लाख करोड़ का प्रोविजन बजट में है, आप किस तरह देखते हैं एक अर्थशास्त्रीय नजरिए से कि ये पर्याप्त है या आपको लगता है कि नाकाफी है ये? जी
नहीं देखिए, मात्र ये जो प्रावधान है कि हम उनके लिए हम क्रेडिट अवेलेबल करा देंगे और क्रेडिट अवेलेबल कराने से एमएसएमई की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ये इतना मतलब ये इसका मैं कहूँगा कि आप एक तरफा ही इलाज उसका कर रहे हैं। उसकी जो समस्या है वो बहुत सारी एमएसएमई में समस्या है, और इसलिए कि हम उनकी जो क्रेडिट नीड्स पूरी कर दे रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए, इससे पूरा एमएसएमई सेक्टर सुधर जाएगा। ये तो हम पहले भी हमने पैकेज दिया था भाई, 20 लाख करोड़ का पैकेज था, उसमें भी एमएसएमई के लिए प्रावधान था कि वो लोन ले सकते थे। तो ये एक जिसे कहूँगा कि बहुत नाकाफी होगा सिर्फ एक चीज़ एमएसएमई के लिए, क्योंकि उनकी अन्य जो बहुत सारी जो डिमांड है एमएसएमई सेक्टर की, वो बहुत ज़्यादा उनकी जो आर्थिक स्थिति है एमएसएमई की, और ये ध्यान रखते हुए कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि लगभग आपका एक्सपोर्ट में और जीडीपी में इसका बहुत योगदान है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में बहुत। चलिए इस पे एक चिमनानी साहब का भी रिएक्शन हो जाए विजय, क्योंकि वो खुद भी टैक्सेशन और तमाम चीजों को समझते हैं जी। ब्रह्मे साहब की बात से वो कितने सहमत हैं, और एक ऑनेस्ट रिएक्शन, माफ कीजिएगा मैं ऑनेस्ट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो बड़े संजीदा राजनेता हैं। चिमनानी साहब, आपका रिएक्शन। देखिए, जो पैकेज पहले सरकार ने कोविड के समय दिया, उसका आज क्या परिणाम आया वो हम सब ने सुना कि जनवरी महीने में जीएसटी का कलेक्शन, जब से जीएसटी लागू हुआ है शरद जी, तब से अब तक का हाईएस्ट कलेक्शन रहा है जी, 1,40,000 करोड़ रुपए का। तो ये तभी हो पाया है जब बिजनेस हुआ है, क्योंकि जीएसटी जो लगता है वो बिजनेस पे ही लगता है। तो जो नीति पहले रही उसका परिणाम हमने ये भी देखा कि इतनी गहरी महामारी के दौर में जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हुई, हमने जीडीपी का ग्रोथ किया 9.2%। ये एक छोटी बात नहीं है। और आज जो 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दिए जाने का ऐलान है, वो जो हमारी पुरानी स्कीम चल रही है जिसमें हमने 3 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी दिया है जी, तो 3 लाख और 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ रुपए की ये मदद, जो कि विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी है। अगर किसी चीज की तकलीफ हुई थी शरद जी लोगों को, तो वो थी पैसों की किल्लत हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो ये पैसा व्यापार को न सिर्फ चलाने में कारगर साबित हुआ, बल्कि व्यापार को बढ़ाने में भी एक मदद दिया है। इसलिए इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है और 6,000 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त पैकेज एमएसएमई के लिए अलग से भी है। चलिए, यहाँ मैं रोक रहा हूँ चिमनानी साहब आपको। शरद जी हमारे साथ लंबे वक्त से अब्बास जी भी जुड़े हुए हैं और बड़ा धैर्य से वो हमें सुन रहे हैं। एक लंबा वक्त हो गया। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि आपके पास में थोड़ा देर से आ रहा हूँ, लेकिन एक कमेंट आपका सबसे पहले बजट को लेकर, उसके बाद शरद जी आपसे कुछ सवाल करेंगे। देखिए विजय जी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ अर्थशास्त्रियों की होती हैं आज की तारीख में, तो मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, हम लोग इसमें सेकंड ही आते हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि जो अभी चिमनानी साहब कह रहे थे, मैं पहले कुछ और बोलता, लेकिन उन्होंने अभी ताज़ा उदाहरण दिया, जीएसटी कलेक्शन को लेकर एक बड़ी उपलब्धि बताई। तो वो यही बताएं कि जीएसटी कंपनसेशन जो है वो राज्यों को क्यों नहीं मिल रहा है, जब इतना जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। क्यों हमारे राज्य परेशान है जीएसटी कंपनसेशन के नहीं मिलने की वजह से। राज्य और केंद्र के बीच में एक टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे नुकसान और घाटा जो है वो राज्यों का हो रहा है। आपने हमारा टैक्स तो कम कर ही दिया, रेवेन्यू, लेकिन उसके बाद हमारा जीएसटी कंपनसेशन का वादा था वो भी नहीं मिला। अब आगे की बात अगर आए तो मुझे लगता है निर्मला सीतारमन जी शायद तीसरा बजट जो दिया है उन्होंने, उनको अपने पिछले 2 बजट्स की कम से कम जो घोषणाएं की थी उनके ऊपर क्या उपलब्धियां रही, कितना कंप्लीशन रहा, कितना एग्जीक्यूशन रहा, उस पर भी जवाब देना चाहिए। अरुण जेटली साहब ने 2014 के अंदर बहुत से वादे किए थे जो आज तक अधूरे हैं। किसान निराश हो गया है। आपने कहा कि हमेशा विपक्ष के पास वही पुरानी चीज़ होती है, सत्ता पक्ष के पास होती है। मैं नई चीज़ों में बात कर रहा हूँ। किसान नाराज़ है, किसान को उम्मीद थी किसान सम्मान निधि के अंदर 1.5 गुना बराबर तो आएगी, लेकिन वो भी नहीं आई, जो कहते हो रख दिया। मिडिल क्लास जो है उसको डिडक्शंस नहीं मिलने की वजह से ऐसे हालात के अंदर अब तो एक मीम चल रहा है पूरा सोशल मीडिया के ऊपर कि कौन कह रहा है कि मिडिल क्लास को उन्होंने कोई टैक्स में राहत नहीं दी, उन्होंने आमदनी इतनी कम कर दी है कि उसको वैसे ही कम टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि उसकी आमदनी इतनी नहीं बची है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत हंगामा है इस वक्त। अगर आप देखें तो हर तरफ लोग चिंतित हैं, 30% का क्रिप्टो के ऊपर या कोई वर्चुअल करेंसी के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। इस बार लोकसभा राज्यसभा के अंदर क्रिप्टो करेंसी का बिल लिस्ट होना था, वो हुआ ही नहीं है। ये पहला मौका है
कि एक हम ये समझ लीजिए हाइपोथेटिकल चीज देख रहे हैं बजट के अंदर कि भाई घाटा हो नुकसान हो पर क्रिप्टो के ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। आज जो हमारा युवा है बेरोजगार था वो बहुत से आरबीआई को उन्होंने सर इसके लिए आगे लाया है। आप पहले बताइए क्या वो बिल पारित हो गया? क्या क्रिप्टो लीगल हो गई आज की तारीख में? जो चीज लीगल ही नहीं है, अभी वैध ही नहीं है, उसकी वैधता के ऊपर सवाल है। ये कहा जा रहा है कि हम आगे बना देंगे, लेकिन अनाउंस कर दिया गया है कि हम उसके ऊपर 30% का टैक्स लगाएंगे। ठीक है, वो कर दे, कल कर दे, 1 महीने में कर दे, बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज है। अब कह रहे हैं निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि पोस्ट ऑफिस को बैंक की शक्ल के अंदर बनाया जाएगा। ये तो 3 साल पहले ही घोषणा थी, अभी तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुआ वहां का। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है, जिस पर अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा, कि आज 2022 का बजट है। 7 सालों से देश का किसान जो आज सबसे ज्यादा परेशान है वो इस बजट के इंतजार में था कि उसकी आय दोगुनी होने का वादा पहले 2018 तक में किया गया था, फिर 2019 और फिर कहा गया 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी। पर ऐसे हालात में जहां आय दोगुनी नहीं हुई है, न उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, न उसके ऊपर कोई दिशा दी गई है। अब अच्छे दिनों के लिए शायद 2025 2023 के 22 के बाद 25 साल और इंतजार करना पड़ेगा, और 22-25 साल के बाद जो अच्छे दिन दिखने को मिलने वाले थे वो मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर 5 राज्यों पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। पूरे देश का युवा, मध्यम वर्गीय, हर वर्ग नाराज है और किसान भी बहुत नाराज है। जी शरद जी, वाकई कुछ ऐसे सवाल हैं विपक्ष के भी, कुछ जनता के भी, और कुछ लोग वो जो थोड़ा सा अलग सोचते हैं। ऐसे तीखे सवालों के जवाब तो जरूर देने होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन मैंने जिस तरह से शुरुआत की शेर से कि पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफर। इस समय सरकार के पास हालांकि जीएसटी का जो चिमनानी साहब ने हमको फिगर दिया है वो फिगर बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है वो फिगर, लेकिन उस फिगर में एक डिस्पैरिटी है, चिमनानी साहब उससे सहमत होंगे। एक विसंगति ये है कि ये अधिकतर उन उद्योगों से हमें मिला है जो कोरोना काल के बाद जो एक कहना चाहिए कि इंक्लाइन थे, जहां पर हमको ये ग्रोथ मिलनी थी। ये जीएसटी का कलेक्शन उन बड़े उद्योगों से, मैं कहूंगा ये छोटे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों से आने वाला जीएसटी का बहुत मेजरली कलेक्शन नहीं है। तो एक चैलेंज तो ये है हमारे सामने कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर बड़े उद्योगों के लिए बहुत अच्छी है। 9+ ग्रोथ मुझे बहुत उम्मीद से भरती है। बिल्कुल ठीक है कि ये बताता है कि हम लड़खड़ाए जरूर, लेकिन इकॉनमी ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन इसको संतुलित रखना, क्योंकि ये फिगर जो हैं, ये फिगर बड़ी जल्दी नीचे जब गिरते हैं तो फिर हमने माइनस में भी देखी है ग्रोथ रेट। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोजेक्शंस इसी तरह स्टेडी बढ़ते रहें, बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ते रहें, ये एक बड़ी चुनौती है। वित्त मंत्री जी के हाथ बहुत खुले नहीं थे, उनके पास फंड एलोकेशन और तमाम चीज़ें, क्योंकि आप बीती 2 लहूलुहान इकॉनमी के सालों से गुजरकर आप आगे आए हैं, तो बहुत उनके पास रास्ता नहीं था विजय। तो उसके लिए मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म का एक बहुत गहरा दरवाज़ा यहाँ खोलना कितना उचित होगा, ये मैं एक जर्नलिस्ट के नाते मैं इस पर कहूँगा कि बहुत, शायद मुझे लगता है कि बहुत फेयर नहीं होगा वो। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक उम्मीद दिखाने की कोशिश की है, जैसे ECLGC आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना जो है, जिसको मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है, और गारंटी कवर को 50,000 करोड़ तक बढ़ाया गया। इकोनॉमिस्ट जो हमारे साथ हैं वो इस पर रोशनी बेहतर डालेंगे। तो मुझे लगता है कि हाथ बहुत बंधे थे, और इन बंधे हुए हाथों के बीच में उन्होंने बहुत संतुलित होकर चलने की कोशिश की, लेकिन निश्चित तौर पर कई जगह वो न्याय नहीं कर सकती। जी, और इसी को लेकर हम बातचीत करते हैं कि क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ बुद्धिजीवी, कुछ सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे। पीयूष पारे इंदौर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, इस बजट पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या कहता है? छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, व्यापारियों से जुड़ा हुआ वर्ग जो इस देश की इकोनॉमी को बांधे हुए है, मजबूती से चला रहा है। 2 लहूलुहान साल हमने देखे जिस तरह से शरद द्विवेदी जी ने कहा, और उसके बाद जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या अभी भी कुछ हडल्स हैं, या फिर इस दौड़ में कोई अब दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, देखिए विजय जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, और खास तौर पर इंदौर की बात करें तो चूंकि ये आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, और जिस तरीके से तमाम उद्योगपतियों को काफ़ी उम्मीदें भी थी कि इस बार
सरकार का जो पिटारा होगा वो उद्योग जगत के लिए विशेष पैकेज लेकर आएगा और आर्थिक गतिविधियां कैसे रफ्तार पकड़े, इस बात की कोशिश भी कहीं ना कहीं सरकार के इस बजट में नजर भी आएगी। प्रोफेसर रमेश मंगल जी हैं इस वक्त हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर, क्या खोया, क्या पाया बजट में, क्या खास, और उद्योग जगत को जो है वो उम्मीदों पर कितना ये बजट खरा उतर पाया है? बजट ने कुल मिलाकर निराश किया है और जो उम्मीदें थी खास करके प्रत्यक्ष करों वाले मामलों में एज इट इज रखा है। कुछ रियायतों की अपेक्षा थी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि सर्वे ये बताता है कि सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती थी और डिजिटल करेंसी की नई घोषणा की गई है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में हमें कई ऐसे मामले विवादास्पद आ रहे हैं, तो इस संबंध में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर बजट ने बहुत अधिक आशा जो थी उसकी पूर्ति नहीं की है। सर, एमएसएमई के लिए जो प्रस्ताव रखा गया, आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और ज़्यादा चीज़ें सरल होंगी, और किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं सर? देखिए, बजट तो बहुत अच्छा है और जो एमएसएमई का जो आप बात कर रहे हैं, एक तो जो कंपनियां बंद करने की इन्होंने जो प्रक्रिया की है वो सरल की है, एक ये भी फायदेमंद है। अब इन्होंने जो रक्षा विभाग में जो खरीदी का है ये 65% कर दिया, तो ये भी एमएसएमई को कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। तो बहुत सारी चीजें और उसकी स्टडी करेंगे, उसमें फायदा ही होना है। आप इनको बनाए रखिएगा, एमएसएमई को लेकर ही पीयूष बनाए रखिएगा। शरद जी के कुछ सवाल थे, शरद जी आप पीयूष से सवाल कर सकते हैं क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था एमएसएमई को लेकर, शायद वही संबंधित बात कुछ कह रहे हैं वो। जी पीयूष, मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से 2 लाख करोड़ की एक मदद की बात लघु और मध्यम उद्योगों के लिए की गई है, जो सबसे बैडली इफेक्टेड यूनिट्स रही हैं कोविड के इन 2-3 सालों के बीच में, उनके लिए जो प्रोविजंस हैं, उनके लिए जो कवर्स दिए गए हैं इस बजट में, उसको लेकर क्या रिएक्शन है आपके साथ? जो क्योंकि मुझे लगता है ये इनमें से एक बड़ी संख्या ऐसे उद्यमियों की है जो लघु और मध्यम उद्योगों को डील करते हैं। जी पीयूष जी। जी बिल्कुल शरद जी, जो लघु और मध्यम उद्योग से तमाम जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो यहाँ पर सीधे तौर पर ताल्लुक रखते हैं। सर, एमएसएमई को लेकर जिस तरीके से और देता हूं, ये नए भारत के निर्माण का बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे, राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए और ये ज्यादा धनराशि अधोसंरचना के विकास में लगेगी तो वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। यह किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगी और धरती का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। यह आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और कोविड काल के बाद देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
ये महिला सशक्तिकरण का, युवाओं को रोजगार देने का, गरीब और किसान के कल्याण का और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें देश की सुरक्षा के लिए रक्षा बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 25% बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक सर्वस्पर्शी बजट है। धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद किया है उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। सीधे चलता हूं पीयूष आपके पास, ओवर टू यू, अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए विजय, हम बात कर रहे थे एमएसएमई सेक्टर की और साफ तौर पर लाइफलाइन है कहीं ना कहीं। अगर एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो यही जिस तरीके से जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है और भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एमएसएमई को कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत बनाना होगा। योगेश मेहता जी हैं, बहुत बारीकी से कहीं ना कहीं एमएसएमई को वो समझते भी हैं और बजट को लेकर जो अभी फौरी तौर पर आपने देखा है, क्या एनालिसिस है सर? और एमएसएमई खास तौर पर हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, रफ्तार पकड़ेंगे कोविड के बाद? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें मजबूत किया जाना बहुत जरूरी है? कोविड के बाद में एमएसएमई को लेकर प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने काफ़ी चिंता जाहिर की है। जो ECLGS स्कीम थी, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम, कोविड के बाद जो शुरुआत हुई थी, जिसमें 1,40,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ नए इस वित्त वर्ष के लिए किए हैं, जो बहुत ही स्वागत योग्य बात है। अगर कोई हमारी एमएसएमई किसी कारण से बैड डेप्थ में जाती है तो उसे बचाने के लिए एक फंड का प्रावधान किया है और वर्ष 2023 मार्च तक ये फंड कार्यरत रहेगा, जिसका कि बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं उद्योग जगत की तरफ से। सर, किस तरीके से आप कह रहे हैं कि चुनौतियां अभी भी है कहीं ना कहीं, अब ये चुनौतियां दूर होगी, इस बात की उम्मीद की जा सकती है इस बजट से? बिल्कुल दूर होगी, जरूर दूर होगी। और जो फंड आया, एक अलग से फंड दिया है जो 15,000 करोड़ का जो एमएसएमई के लिए दिया, उससे ज़रूर ग्रोथ करेगी एमएसएमई हमारी। और हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे ही धंधे बढ़ते रहे और ऐसे ही गवर्नमेंट हमारा सहयोग करे, तो अच्छी बात है। ये स्वागत योग्य कदम है उनका एमएसएमई के लिए। ये देखिए विजय जी, खास तौर पर अगर बात चलिए करें, पीयूष इस बात को यही खत्म करते हैं, सीधे चलते हैं अब्बास जी के पास। अब्बास जी, एमएसएमई को तो कुछ जरूर मिला है, वाकई जिस तरह से क्रेडिट लिमिट बढ़ाई है, क्रेडिट लिमिट को आगे 2023 तक किया है, आपको लग रहा है कि ये जिस बजट की जितनी तारीफ हो रही है, आप बतौर विपक्ष एक तारीफ करेंगे, या युवाओं के लिए रोजगार की बात हो रही है, नए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है, कृषि क्षेत्र में जो है वो लगातार एक नए प्रावधान की तरफ सरकार बढ़ रही है और कृषि उपकरण जो सस्ते किए हैं, हर एक सेक्टर को छूने की कोशिश तो की है सरकार ने। क्या 2014 में नहीं की थी? क्या 2015 में नहीं की थी? क्या 2016 में नहीं की थी? निरंतर की गई हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जो परिणाम आए हैं उसके ऊपर जवाब दे दें अगर 10-15 मिनट, तो फिर आगे साख बढ़ेगी, आगे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। 2022 में फिर कहूँगा, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं किसानों की? किसानों को लेकर बात की जा रही है, कृषि को लेकर बात की जा रही है, जब पूरी तरह से आपने उनको निराश किया हुआ है। एक इतना बड़ा, सबसे बड़ा वादा 2019 के चुनाव में जो बहुत हाईलाइट भी किया गया था, किसानों की आय को दुगनी कर देगी मोदी सरकार, C2+50 का फॉर्मूला लागू करा जाए, या जो भी स्वामीनाथन कमीशन का जो आखिरी जो रिकमेंडेशन बचा था उसको लागू किया जाए, वो सारी की सारी चीज़ें धराशायी हो गई, वो धरातल के ऊपर कहीं नहीं दिखी। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि उम्मीद से इस बजट को देख लें। जो समर्थित, भाजपा समर्थित लोग हैं, उनको अच्छा दिखेगा ये चीज़ें, जो चुनाव जीत कर पहुंचे हैं वहाँ पर अपनी संस्थाओं के अंदर। हम सब जानते हैं पृष्ठभूमियाँ, लेकिन आज सबसे बड़ा विषय ये है कि परिणाम कहाँ पर हैं। रेपिटेशंस हैं, रेपिटेशंस निरंतर चल रहे हैं। एक बात तो बताए कि हमने ये अचीव किया है बहुत बड़े स्तर के ऊपर, जो बड़े बड़े लुभावन वादे किए गए थे पिछली बार। आज ऐसी हालात के अंदर किस तरह से आप उम्मीद से देखेंगे? तो बहुत सी चीज़ें हैं जहां पर कोविड काल के बाद ये सारी की सारी चीज़ें, कोशिश उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ टैक्स डिडक्शंस मिलेंगे, नहीं मिले। अब यहाँ बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2 साल हमारे ऐसे निकले जो बहुत ही ज़्यादा निराशा से भरे हुए थे और उनमें हमारा कंट्रोल नहीं था। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि उससे पहले ही
कोविड के आने से पहले ही हमारी जो बेरोजगारी की दर थी वो 40 साल की सबसे ज्यादा नीचे गिरी हुई थी। और आज फिर क्या वादा किया गया कि 60 लाख रोजगार देंगे हर साल, लेकिन 60 लाख रोजगार से पहले बीजेपी का क्या वादा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो वो 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? वो 2 करोड़ रोजगार की बात कौन करेगा? तो ये बात कहां पर कही जाएगी कि जो हमने बात पहले कही है उसके ऊपर हमने पूरा अमल कर दिया। चुनावी वादे, राजनीति से प्रेरित वादे, ये दावे जो हैं इनकी पोल खुलती है पर अगले बजट के अंदर। रेलवे का बजट मिला दिया गया। अब रेलवे का बजट महत्वपूर्ण इतना नहीं रहा जितना पहले हुआ। अब्बास जी, अमित चिमनानी साहब, इन चीजों को संतुष्ट करना होगा आपको। थोड़ा समय दीजिएगा मुझे, अब्बास जी को 2 बार अवसर मिला है। जीएसटी कंपनसेशन पे बात आया है, बजट तो आज आया है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के भाषण 2 दिन पहले ही तैयार हो गए, क्योंकि तथ्यों पे बात नहीं हो रही है। आज बजट के प्रोविजन पे क्यों नहीं बात हो रही है? आप ये जवाब दीजिएगा अब्बास जी अपनी बारी में कि जब एमएसपी पे आपकी सरकार में खरीद होती थी तो कितने करोड़ की होती थी? आज आपको आंकड़ा मालूम है? 2,37,000 करोड़ रुपए। कभी सोचा था कांग्रेस की सरकारों ने कि एमएसपी पे इतनी खरीद होगी? और आप भ्रम फैलाते रहे कि एमएसपी की खरीद बंद होने जा रही है। दूसरी चीज थोड़ा सा आपको मैं अपडेट करूं, आपकी सरकार ने 60 साल शासन किया था, देश का बजट था 16 लाख करोड़ रुपए। आज के बजट का आकार मालूम है आपको? 38 लाख करोड़ रुपए का बजट है। और ये कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला व्यक्ति समझता है कि जब सरकार की बजट का आकार बढ़ता है तो हर विभाग को पैसा ज्यादा मिलता है और पब्लिक की जेब में पैसा जाता है, क्योंकि सरकार खर्चा करती है तो वो पैसा पब्लिक के पास ही जाता है। 7.5 हमारी सरकार में देश पे कर्जा कितना था और आपकी सरकार में देश पे कर्जा कितना है, इससे भी तुलना किया कीजिए कि बजट अगर बड़ा है तो कर्जा कितना बढ़ा दिया है आपने। और जिसकी जो पूरी की पूरी मार है वो मध्यम वर्गीय को पड़ती है। आपकी बातें बड़ी अच्छी लगेंगी। मैं रोक रहा हूँ अमित जी मैं रोक रहा हूँ उनको, आप अपनी बात जारी रखिए। अब्बास भाई जरा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपका एक कमेंट लेके मैं ब्रह्म साहब के पास जीएसटी कंपनसेशन पे बोल रहे हैं, इतनी मेरी इनसे विनती है। मैं सीधा जवाब दीजिएगा। अमित चिमनानी जी जीएसटी कंपनसेशन के वो कुछ पूछ रहे हैं, जरा बता दीजिए। आप तो सीए हैं, बता सकते हैं। मैं पूरे आंकड़े रख रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से सुनिए जरा, बीच में मत टोकिए। जीएसटी कंपनसेशन पे जो आप लोग झूठ फैलाते हैं कांग्रेस के साथ ही, उसको बंद कर दीजिए। 5 साल जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया था जिसमें पूरे प्रदेशों के प्रतिनिधि थे। 5 साल का जीएसटी कंपनसेशन केंद्र की सरकार ने दिया है। अभी छत्तीसगढ़ की जब मैं बात कर रहा हूं तो 19-20 में 10,000 करोड़ और 20-21 में 10,000 करोड़ रुपया केवल जीएसटी के पेटे में केंद्र ने दिया। केंद्र तो जो 31% का पैसा मिलता था अब राज्यों को 42% पैसा देता है। छत्तीसगढ़ को तो 178% पैसा ज्यादा मिला है। ये विस्तार की बातें। मैं आ रहा था पूंजीगत व्यय पर। 100 मर्जों की एक दवा। शरद जी, विजय जी और जितने अर्थशास्त्री बैठे हैं सभी सहमत होंगे कि जो देश कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में सफल हो गया वो देश तरक्की करता है। जीडीपी का 3% खर्चा कर रही है भारत सरकार पूंजीगत व्यय में। पिछले वर्ष से 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 7.5 लाख करोड़ रुपए। ये खर्चा जब होगा तो प्रदेश में जो खुशहाली आएगी, प्रदेश में जो सुविधाएं बढ़ेंगी। सवाल है, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, उनको अपनी बात पूरी कर लें चिमनानी साहब, उनको सुन लेते हैं हम पहले। जी मैं यही बात बता रहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से पिछले साल भी हमको फायदा हुआ है और वर्ल्ड बैंक ने विकसित देशों की श्रेणी में भारत को पहले नंबर पर रखा है। कई बड़े बड़े देश पीछे हो गए हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े, इसके लिए क्या हम लोग सहमत नहीं हैं? एमएसपी पे खरीद की राशि बढ़े, इसके लिए सहमत नहीं है क्या? लोगों के मकानों के लिए हजारों करोड़ का प्रोविजन है। घर घर में नल पहुंचे, इसके लिए 60,000 करोड़ का प्रोविजन है। करोड़ों महिलाएं जो पानी भरने 4 किलोमीटर जाती हैं उनको नल मिलने वाला है। ये सारे प्रोविजन देश की बुनियादी सुविधाओं को और गरीब तबके को मदद देने के साथ साथ भारत की जो दिशा है विकसित देशों की श्रेणी में उसको तेज गति से आगे बढ़ाने वाला बजट है। और आने वाले समय में और इस वर्ष भी देश में बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। शरद जी, चिमनानी साहब, रोजगार की जो बात हुई है, 60 लाख नौकरियों के क्रिएशन की जो बात है, जो शहरी मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग का युवा है वो उम्मीद से ये देख रहा था कि उसके लिए एजुकेशन के लिए और उसकी जिसको आप कहते हैं कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इस बजट में क्या घोषणाएं हो सकती हैं।
आजकल एक ट्रेंड मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग में ये भी है कि वो विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करके बेहतर संभावनाओं की तलाश करते हैं। बेहतर होता अगर इस बजट में कुछ उनके एजुकेशनल लोन के प्रोविजंस को आसान किया जाता, और जिस तरह समाज के वीकर सेक्शन को ये एक मौका मिलता है, मैं नहीं कहता कि सबको दिया जाना चाहिए, लेकिन 5-6 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों के युवा को अगर एक ये सपोर्ट मिलता तो वो शायद अपने लिए और बेहतर, क्योंकि वो बाहर जाएंगे तो नौकरियों की संभावना उनके लिए विदेशों में भी हो सकती है, और ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता था। इस पर आपकी रिएक्शन? जी शरद जी, विदेशों में कुछ भारतीय जाते भी रहे हैं, अभी भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार का एक फोकस हम सब ने बजट में यही देखा है कि हम अब अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। बीच में तेल की कीमतें बढ़ गई थी, तब बहुत हो हल्ला हुआ। आंकड़ा हमने दिया कि आज भी 70-75 साल हो गए, हम 53% तेल को आयात करते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम है। भारत सरकार, मोदी सरकार यही चाहती है कि अब हम प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लें और जो नौकरियों का निर्माण हो वो भारत में ज्यादा से ज्यादा हो। वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में इसको मेंशन किया है। हालांकि स्पीच 1.5 घंटे की होती है, बजट बहुत बड़ा होता है, हर चीज को मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इस चीज को उन्होंने बड़ी प्रबलता से कहा कि हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 60 लाख रोजगार का सृजन कर रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी जो है, जो बजट हमको अभी मिलेगा, फाइनेंस बिल आ चुका है, विस्तृत बजट आएगा तो कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर और मेक इन इंडिया स्टार्टअप्स के द्वारा देश में कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा और कैसे नौकरियां आएंगी, इसकी विस्तृत जानकारी रहेगी। चलिए, हमारे शरद जी कुछ मेहमान विजय जी एक आखिरी बात पूछना चाह रहा हूं इनसे। जी बिल्कुल। 2% का एलोकेशन का एमएसपी में कट दिया है, काट दिया गया है, और आप वाहवाही कर रहे हैं चिमनानी जी। इस वक्त आपकी ये हालात है, इस वक्त आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस पे कोई जवाब है आपके पास? अगर सरकार इतनी संजीदा थी तो बढ़ाती ना एमएसपी का एलोकेशन। आप तो और कम बजट रख रहे हैं एमएसपी के एलोकेशन के लिए। अब्बास जी, आप लोग कितना देते थे एमएसपी पे खरीद कर? अरे हमारी जो नींव थी एमएसपी की वो आगे बढ़ती गई निरंतर। हर चीज बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है, हर चीज बढ़ी है। आपने काटा क्यों है आज की तारीख के अंदर? आप उस पर जवाब दीजिए ना। आप चले जाते हैं भूतकाल के अंदर, आप वर्तमान बात नहीं करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जीएसटी कंपनसेशन फरवरी से नहीं मिला है और आज पूरा 1 साल होने वाला, उसके बाद आपके पास कोई टिप्पणी नहीं है। आपके पास इसके अंदर बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बातें एमएसपी के लिए, लेकिन आप ये छुपा रहे हैं कि आपकी सरकार ने काट दिया एमएसपी का एलोकेशन। आपने कम बजट एलोकेट किया जीएसटी का पैसा। मुझे लगता है भूपेश जी भी कुछ मांगे करते थे, लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास जाते थे। अभय नारायण साहब, आप लंबे समय से सुन रहे थे, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं रविंद्र भम्मे साहब से कमेंट लूंगा क्योंकि उन्हें भी जाना है। रुकिए सर, चिमनानी साहब बड़े अदब से 1 मिनट, मैं अभय नारायण साहब को सुन लूं। विजय जी, जी मैं 2 मिनट लूंगा केवल आपके। बिल्कुल। शरद जी और विजय जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लग रहा है कि कहीं बहस भटक रही है। पहले तो आप ये समझिए कि केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के विषय क्या होते हैं। अभी तक शरद जी ने जो विषय उठाए वो राज्य सरकार के विषय हैं। तो आप मुझे बताइए, राज्य सरकार के विषय क्या केंद्रीय बजट में आएंगे? नंबर 1। नंबर 2, अभी बहुत बात चली लघु और मध्यम उद्योग पर, फिर जीएसटी के कंपनसेशन पर। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं जो कमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल, जैसे आज आप जीएसटी ट्रिब्यूनल कहते हैं, उसका जुडिशियल मेंबर से रिटायर हुआ हूं, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है जीएसटी के मामले में। उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कोई कोर्ट नहीं है। जो जीएसटी का कंपनसेशन है, केंद्र सरकार एक पर्टिकुलर विषय पर देती है और उसको जब तक आप खर्च नहीं कर लेते हैं तब तक उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है। ये बड़ी क्लियर कट उसकी फाइंडिंग है। और ये किसने स्टार्ट किया? मनमोहन सिंह जी की सरकार ने फर्स्ट काउंसिल बनाई थी इसके लिए, जीएसटी काउंसिल जो बनाई, उसी के रूल्स रेगुलेशंस आज रन कर रहे हैं। पर जब आप उस पैसे को, अगर मान लीजिए कृषि क्षेत्र में खर्च करना है, कृषि क्षेत्र में खर्च ना करके आप अपनी जेब में रख लेते हैं, उससे तनख्वाह बांट देते हैं, आप कुछ और कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं साहब कृषि क्षेत्र में दोबारा से हमें दीजिए, तो आपको जब तक उसका खर्च वहाँ शो नहीं करना पड़ेगा तब तक आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जारी नहीं होगी। मुझे लगता है सर इसका जब एक मिनट में सवाल जो है तीन चीजें जी बोलिए। 3 चीजें। अभी क्रिप्टो करेंसी पर बात हुई कि क्रिप्टो करेंसी बिल नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि पहले आप पूरा बजट सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी या लाइक दैट करेंसी अगर आपके यहाँ छापे में पकड़ी जाती है
तो उसकी आय पर 30% आपको टैक्स देना होगा, पर लॉस होता है तो लॉस पे आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। आप समझ लीजिए, वो उसको ना तो अभी वैधानिकता दी ना अवैधानिकता दी, दोनों चीजों को आप क्लियर कट लीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा विजय। यस सर जी। मेरा सवाल इनसे ये है कि बहुत ही एक ऐसा सवाल है जिस पर मैं बहुत ही इनसे बहुत तरतीब से उसके जवाब की विनम्रता से अपेक्षा रखूंगा। बजट को लेकर पटवा साहब का जो रवैया है और जो नज़रिया है, मैं उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकता और ना करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री का नज़रिया है और जिस अथॉरिटी का उन्होंने अभी जिक्र किया, निश्चित तौर पर वो एक इसके जाने माने विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर वो बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन बजट को बहुत बेहतर समझने वाला और उसको एक ऐसा बजट जिसको हम भविष्य का बजट कहते हैं, इस दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति का एक बड़ा दायित्व ये भी है कि वो उस बजट की, मैं आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समीक्षा की बात कर रहा हूं। समीक्षात्मक दृष्टि से पटवा साहब आपको क्या लगता है कि किन चीजों पर और ध्यान दिया जाना था, क्योंकि यही आप सबसे बेहतर, ये भी आप ही बता सकते हैं। यस, मैं इसी बात पर आना चाह रहा था कि जिन विषयों पर बात होना चाहिए थी वो विषय ये थे कि अभी आपने आंकड़े दिए जीएसटी कलेक्शन के, अभी आंकड़ा नहीं आया इनकम टैक्स कलेक्शन का। मोदी सरकार के पहले इनकम टैक्स की जो टोटल रिटर्न जाती थी वो लगभग 1.25 करोड़ के लगभग थी। आज वो लगभग 5-5.5 करोड़ से ऊपर है। शायद चिमनानी जी एग्जैक्ट फिगर दे देंगे, मेरे पास चूंकि मैं अभी डायरेक्ट टैक्स नहीं देखता। जीएसटी कलेक्शन 8 साल पहले से आज लगभग 5 टाइम ज़्यादा है। जो जीएसटी के अंदर 19 टैक्स आते थे, 19 टैक्सों को मिला के आज एक या 2 टैक्स है सेंट्रल और स्टेट जीएसटी, वो आज 5 टाइम ज़्यादा है। तो ये कलेक्शन कहाँ से आया? इस कलेक्शन के पीछे मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ, व्यापारी भी रहा हूँ, टैक्सेशन का एडवोकेट भी रहा हूँ और टैक्सेशन अथॉरिटी में भी बैठा हूँ, कि आज जिस ढंग से देश में करप्शन डे बाय डे कम होता जा रहा है और डायरेक्ट कलेक्शन की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, वो देश को प्रगति पर ले जाने का मार्ग है। जिस दिन ये डायरेक्ट टैक्सेशन, मतलब डायरेक्ट का मीनिंग टैक्स पूरा का पूरा गवर्नमेंट को मिलने लगे, जो गवर्नमेंट राहत देती है वो पर्टिकुलर पर्सन के पास 100% आने लगे, आप ये समझ लीजिए कि ये जो आप डिमांड कर रहे हैं, इन किसी डिमांड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब करप्शन लेस इंडिया की हम बात करेंगे तब ये संभव है, नंबर 1। नंबर 2, हम बात कर रहे थे कि इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ इस बजट की। अभी तक मैं सुन रहा था सभी से, कहीं ना कहीं किसी ने 100% तारीफ नहीं की, पर मैं केवल एक प्रश्न सभी पैनल सर समय कम है, जरा बस एक प्रश्न कर रहा हूँ जी, कि ये मैं पहला बजट देख रहा हूँ केंद्र का या राज्य सरकार का, किसी राज्य सरकार का, जिसमें कोई भी एक भी वस्तु महंगी नहीं हुई है। रिलीफ जरूर है। क्या आप बता सकते हैं इस बजट में कोई चीज़ महंगी हुई है? हम बुराई करें तो समीक्षात्मक बात यह कि एक वित्त मंत्री ने अपने 2 बजट में पुरानी चीज़ों को कम करते करते आज इस कंडीशन में आ गए कि उन्होंने कोई चीज़ महंगी नहीं की है, राहत ही राहत दी है। 100% राहत कोई नहीं कर सकता। मैं अंतिम बात ये कह के खत्म करूंगा कि जिस राम राज्य की परिकल्पना तुलसीदास जी ने लिखी थी कि बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखे ना कोई, मतलब जब बरसता है पानी तो सब देखते हैं, जब सूर्य कर लेता है कोई नहीं देखता। तुलसी या संसार में भूप भानुसम होए, ये भरत जी को समझाया था। पर साथ में उन्होंने ये भी बताया था राम जी ने कर की व्यवस्था कि मणि माणिक महंगे हों और तृण जल सस्ते नाज, मतलब ये 3 चीजें सस्ती हों, तो राजा को ये इस तरह से कर की प्रणाली करना चाहिए। ये तुलसीदास जी ने अलग अलग 2 जगह लिखा है। तो वो जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जब काम हो, तब भी हम जिस राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले दी थी जी, उस राम राज्य की कर कल्पना की व्यवस्था भी महात्मा गांधी जी ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी है। चलिए मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इसके बाद भी राम जी पर भी लोगों ने आक्षेप लगाए थे। तो आज जो भी सरकार है, इसके पहले चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, ना कोई संतुष्ट। आपकी इस मीमांसा से कितना ताल्लुक रखते हैं? क्योंकि बात अर्थ की हुई है तो अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, और इसी अर्थ को क्या मैं किसी भ्रम में हूं या आपकी बात से कोई भ्रम हो रहा है? ब्रह्मे जी उसको दूर करेंगे। नहीं, धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
निश्चित रूप से बजट में कुछ ब्राइट स्पॉट हैं, कुछ अच्छी बातें हैं बजट में, और वो अच्छी बातें ये हैं कि पूरा जो ध्यान है वित्त मंत्री का पिछले बजट में भी यही था और इस बजट में भी यही है, पूरा ध्यान ग्रोथ पर है कि इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे बनाई रखी जाए। पर सवाल ये है कि सिर्फ ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखना और जिसके लिए इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीएम जो गति जो योजना है इनकी, उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना है, ये अच्छी बात है, हम अर्थशास्त्री के रूप में इसका बहुत स्वागत करते हैं। पर सवाल ये है कि मेरे एक साथी ने कहा कि जो 25 साल का बजट है और दुनिया में 50 साल का भी बजट बनाया गया, ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात है कि कोई 50 साल का बजट दुनिया में किसी सरकार ने बनाया होगा। दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री कीन्स हुए हैं, और कीन्स को कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स में कीन्स एंड रिवोल्यूशन कहा जाता है, क्रांति। जैसे क्रांति ऐसी चीज होती है जो पूरी चीजों को मतलब पलट देती है, जैसे आप डिजिटल रिवोल्यूशन कहते हैं, तो रिवोल्यूशन नॉट एक छोटा शब्द नहीं है, तो उसको हम कीन्सियन रिवोल्यूशन कहते हैं, कीन्सियन क्रांति कहते हैं अर्थशास्त्र में, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति अर्थशास्त्र में लाई। उन्होंने कहा कि दीर्घकाल में हम सब मर जाते। कीन्सियन इकोनॉमिक्स जो शॉर्ट रन की इकोनॉमिक्स में थी, जो मंदी 29 में आई थी, तो ये जो चीज है 25 साल की है 50 साल की कहना, इट्स ए पॉलिटिकल स्लोगन। कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं, कुछ चीजें जो हैं जिनको मैं कह रहा हूं कि जहां पे निश्चित रूप से टैक्स रेट कम होना चाहिए था, पर्सनल टैक्स रेट कम होना चाहिए था। इसलिए कम होना चाहिए था कि कल का इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कि हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन कम हुआ है, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है जैसा बढ़ना चाहिए, जो इकोनॉमी को आगे गति देने के लिए बहुत जरूरी होगा। ये चिंता की बात है, और ये चिंता की बात है इसीलिए कि लोगों की आप एक छोटा सा प्रश्न कहते हैं कि मेरे पास 100 रुपए आय हो रही है, उसमें से यदि आप 40 रुपए टैक्स ले रहे हैं तो 60 रुपए खर्च करने के लिए बच रहे हैं, तो ये आय मेरे पास बचे। तो इसीलिए मध्यम वर्ग की और इनकी जो चिंता बहुत जायज है, जो कि डायरेक्ट टैक्स पे कोई भी नहीं हो रहा है, कि कोई छूट नहीं मिली है, ये बड़ी जायज चिंता है। बचत बढ़ाने की जरूर बात कही गई है, इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर इस पे रिलीफ आना चाहिए था, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा अभी चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही है। ब्रह्मे साहब, क्या आप ये मानते हैं, जितना मैं बीइंग इन लेमैन, एक सामान्य व्यक्ति और एक ऐसे पत्रकार जिसका अर्थ में बहुत ज्यादा दखल नहीं है, हालांकि बहुत अच्छा स्लोगन दिया विजय ने कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, तो अब हमें रुचि लेनी ही चाहिए अर्थ में, तो लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक बीइंग इन लेमैन, मुझे जो सबसे आकर्षक और सबसे सुनहरी लाइन इस बजट की नजर आई है वो है हमारी ग्रोथ रेट। तो आप क्या मानते हैं कि इस बजट की जो सबसे उम्मीद भरी जो एक एरिया है वो हमारी ग्रोथ रेट ही है, जो 9+ ग्रोथ रेट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ थिंग? नहीं, निश्चित रूप से 9.2% की ग्रोथ रेट इन्होंने कल इकोनॉमिक सर्वे में कहा है, और अगले साल जो है ये कह रहे हैं 22-23 की ग्रोथ रेट हम 8 से 8.5% की ग्रोथ रेट रहेगी। और प्रत्येक फाइनेंस मिनिस्टर और प्रत्येक इकोनॉमिस्ट ये चाहता है कि ग्रोथ रेट बनी रहे, क्योंकि जब ग्रोथ रेट बनी रहेगी तो आपको रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, जिससे कि आप उसको दूसरे क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं। तो ये पहली चीज होती है कि हाउ टू मेंटेन ग्रोथ रेट। तो इन्होंने जो ग्रोथ रेट मेंटेन करने का ये किया है, ये एक बहुत अच्छी बात है, और इसको तो हम सभी लोग स्वागत करेंगे। पर जो कुछ दूसरे जो सेक्टर थे जिन पे चर्चा हो रही थी और जो उम्मीदें थी, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है इतना बड़ा देश में जो रहा, उसके बारे में और कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जो मैंने कहा कि भाई दीर्घकाल में तो सभी मर जाएंगे, शॉर्ट रन के लिए भी कुछ होना चाहिए चीजें। एक सवाल जो आम आदमी जानना चाहता है ब्रह्मे साहब, थोड़ा सा वो बजट की जो कमी रही वहां पर, एक सवाल जो आम आदमी जानना चाहता है ब्रह्मे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और पटवा साहब की तरफ भी बाद में हम विजय रुख करेंगे तो उनसे भी एक क्विक रिएक्शन ले लेंगे। मुझे ये बताइए सर कि क्या मैं 2025 में हम उम्मीद करें कि वो रौनक जो पहले थी भारत में, एक इकॉनमी जिस तरह से फ्लो बह रहा था, उसको हम 2025-26 में देख सकेंगे? क्योंकि ओमिक्रॉन के हमले के बावजूद जिस तरह से हम 8+ जैसा आप बता रहे हैं, और 2023 में हम 9 का प्रोजेक्शन देख रहे हैं, 9.2 का, तो क्या आप कह सकते हैं कि 2 साल, 1-1.5 साल या 2 साल के भीतर भारत काफी हद तक रोजगार, नौकरियां, मैं ये नहीं कहता कि हम एक नए एवेन्यू की तरफ जाएंगे, लेकिन जो था, एग्जिस्टिंग था, हम उसके आसपास होंगे क्या सर?
देखिए, रोजगार की जहां तक बात है, जहां तक ग्रोथ की बात है, जरूर होगी। ये भी मैं ये सारे फिगर्स मैं दे रहा हूं जो कि कल इकोनॉमिक सर्वे में जो आए हैं फिगर, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वो इस साल की ग्रोथ रेट जो रही है 21-22 की वो 9.2% बोल रहे हैं, और अगले साल की 8 से 8.5% की बात वो कर रहे हैं। हमारी जो ग्रोथ रेट है, इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है कि ग्रोथ तो बढ़ जाती है, यदि उत्पादन बढ़ जाएगा तो आपकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी उत्पादन बढ़ने से। तो इट्स नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे यहाँ और जो ग्रोथ रही है, तमाम जो अध्ययन देखेंगे, तमाम फिगर्स ही देखेंगे, तो हमारे यहाँ जो है कि जिसे हम कहें कि रोजगार जनित जो ग्रोथ है वो नहीं है, कि इसकी जो ग्रोथ की जो जिसको टेक्निकली हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिक होना चाहिए, कि ग्रोथ बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ बढ़ रहा होगा, प्रोपोर्शनेटली जो हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो ये एक इस प्रकार का मतलब नेचर हो गया है, इस प्रकार का इसका पैटर्न है ग्रोथ का, कि ये ज्यादा रोजगार इंटेंसिव नहीं है। क्योंकि यदि आप 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो बड़ी फैक्ट्री में लगा देंगे तो वहां 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो है इस प्रकार का नेचर है ग्रोथ का। रमेश साहब, एक और जो सवाल छोटा सा जल्दी क्विक एक जवाब आपका चाहूंगा मैं, कि 25,000 किलोमीटर हाईवे के निर्माण की बात है। इस समय पूरी दुनिया में एविएशन कंपनीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा संकट का सामना कर रही हैं। भारत भी उसका अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। और जिस तरह से एविएशन फ्यूल पर 8% के आसपास की वृद्धि नज़र आ रही है हमें, तो आने वाले वक्त में मध्यम वर्गीय जिस तरह से 2,500 से 3,000 के इकॉनमी टिकट में सफ़र करता है, इसका रेंज 5,000 प्लस या 6,000 अराउंड हो सकता है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि रेलवे और हमारे बेहतर सड़कें और सुविधा संपन्नता ये एक बेहतर ऑप्शन है? तो इस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं इसे? जी। नहीं, इसमें रेल और सड़क के कोऑर्डिनेशन की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जो गति जो इनकी जो है ये योजना है, गति शक्ति जो योजना है, उसमें पूरा ये परिवहन से ही संबंधित ज़्यादा है इसमें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मैं आपको बताऊं कि जो फ्यूल के जो रेट हैं वो अभी नियर फ्यूचर में कम नहीं होंगे। ये हमको तो बनाए रखें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कम नहीं होगा रेट। इसलिए कम नहीं होगा कि हम अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाने का मतलब ये है कि कल मैं सुन रहा था कि जो उस फील्ड में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ट्रेडिशनल सेक्टर के जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा। इस कारण आप देख रहे हैं कि $90+ अभी रेट जा रहा है। तो ये जो महंगाई है, महंगाई तो ये अभी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी इसकी, इसलिए महंगाई में हमको बहुत रिलीफ जल्दी नहीं मिलने वाला है। तो सवाल ये है कि अल्टरनेट रिसोर्सेस उतने अभी डेवलप नहीं हुए हैं। यहाँ पे बैटरी के लिए जरूर कुछ स्टेशन बनाने की बात इस बजट में शुरुआत की जा रही है, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। पर सवाल ये इसके कारण हो गया कि दुनिया ये समझ रही है कि हम तो पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी पे जा रही है, तो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जो ऑयल फील्ड पे होना चाहिए वो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है। इस कारण इसके रेट बढ़ रहे हैं, इसके रेट बढ़ रहे हैं। तो उसका भी प्रभाव जो हम देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी पर रहेगा। और ये फ्यूल के चार्जेस कम करना भी संभव नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो ये एक कल जो है इकोनॉमिक सर्वे ने माना गया कि जो महंगाई का जो रीजन है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि महंगाई का रीजन जो फ्यूल चार्जेस बढ़ना है, ये उसका रीजन रहा है। तो ये महंगाई को अभी फ्यूल करेगा। और यही चिंता आम लोगों की है। इस पे हमको ज्यादा माफी चाह रहा हूं। पटवा साहब से मैं ये निवेदन जरूर कर लूं कि इस सभा में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ने 100 में से 100 दिया। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने, कांग्रेस का अधिकार है आलोचना, विपक्ष है वो, और बाकी का जो अभिमत है खुद ब्रह्मे साहब का, यानी 65 से 70% का है पटवा साहब। तो लेकिन जैसा कहा जाता है, एक बड़ा सुनहरा कोट है कि हर प्रशंसा समीक्षा या आलोचना की 2 परतों के बीच होनी चाहिए, ऊपर प्रशंसा, बीच में समीक्षा और फिर नीचे प्रशंसा। तो यही अपेक्षा आपसे भी है हमारी कि उन एरियाज पर भी हम बात करें जहां और चीजें बेहतर की जा सकती थी। बात सिर्फ समीक्षा या आलोचना की नहीं है, बात यह है कि वो एरियाज जहां हमें और करने की कोशिश है, भले ही हम इस बजट में आगे नहीं बढ़ पाए, हम 2023 में जाएंगे, हम 24 में जाएंगे, 25 में जाएंगे। तो मुझे लगता है ये नजरिया संवाद का सबसे बेहतर नजरिया है और आप जैसे विद्वान निश्चित तौर पर सहमत होंगे। विजय, आपकी तरफ। वाकई, और अगर इस तरह से अर्थशास्त्रियों की जो शास्त्रार्थ होता है तो हम जैसे नई पौध को भी कुछ सीखने को मिलता है। और ब्रह्मे साहब ने जिस तरह से कमेंट दिया, उस कमेंट को मैं इतना समझ पाया, मेरी मोटी बुद्धि जितना समझ पाई कि अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो थोड़ा बहुत रिएक्शन आना चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। गोकुल पटवा साहब, ब्रेक के बाद आऊंगा। माफी चाह रहा हूं सर, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।